हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। कोवैक्सीन की डोज 3 लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और ये डोज वो है जो हर डोज के बाद आपकी जानकारी को, आपके संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ा देती है। आज बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं हमारे संविधान की। भाग 1 की बात करने वाले हैं, इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहते हैं, सीधे बात करते हैं और धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद ये कहता है, अनुच्छेद 1 का पहला क्लोज, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इस पहले क्लोज से आपको दो चीजें समझनी चाहिए। एक तो भारत का नाम, हमारे देश का नाम क्या है हमारे संविधान में, और दूसरा हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। तो संविधान सभा में कई लोगों ने कहा कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि ये शुरू से क्या चला रहा है, भारत चला रहा है। फिर कुछ नई सोच वाले लोगों ने कहा कि अब तो हमारे देश को इंडिया कहा जाता है ना, तो हमें इंडिया कहना चाहिए नाम। तो संविधान सभा में एक मत ना होने के कारण भारत का नाम रखा गया भारत अर्थात इंडिया। यानी हमारे संविधान में भारत भी हमारा नाम है और इंडिया भी। तो भारत का जो नाम है संविधान के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग, भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ से क्या मतलब है, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन है हमारा देश राज्यों का, यानी हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं। वर्तमान में अगर देखें तो 28 राज्य हैं। ये अनुच्छेद पहले का पहला क्लोज ये कहता है कि भारत जो है वो कई सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ होगा। लेकिन हमारा जो ये संघ है वो केंद्र और राज्यों के बीच का समझौता नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच कोई समझौता नहीं है ना। इसको इस तरह से समझेंगे जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका एक फेडरल है, इसका मतलब भी संघ होता है। और अमेरिका में वर्तमान स्थिति देखेंगे तो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार तो है, संघ सरकार तो है, और 50 राज्य भी हैं। तो ये जो अमेरिका मिलके बना है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये अमेरिका जो बना है वो केंद्र सरकार और राज्य के बीच में एक समझौते के अंतर्गत बना है कि हम अपने आप को, राज्यों ने क्या समझौता किया केंद्र सरकार से कि हम अपने आप को यूएसए का पार्ट समझते हैं और ये हमारी केंद्र सरकार होगी। लेकिन राज्य, हमारे जो भारत की बात है, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है भारत के सरकार के साथ। और ये जो अमेरिका के राज्य हैं, ये जब चाहे तब अपने मर्जी से अलग भी हो सकते हैं। तो भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस मायने में हमारा जो संघ है, हमारा संघ अमेरिका से अलग है। राज्यों का संघ तो है, लेकिन राज्यों का और केंद्र का कोई समझौता नहीं है। पहली बात, राज्यों को केंद्र से, भारत से अलग होने की इजाजत नहीं है। दूसरी बात, ये दो बातें कहता है आर्टिकल 1 का क्लोज 1, ठीक है ना। तो एक तो हमारा नाम बताता है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। तो हमारा जो संघ है वो कोई समझौता नहीं है, हमारा संघ एक अटूट संघ है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। हालांकि तो हम इसे क्या कहते हैं, विभक्त राज्यों का। राज्य तो विभक्त है ना, 28 राज्य वर्तमान में देखें तो भारत क्या है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, अविभाज्य संघ। यानी राज्यों में तो बटा हुआ है लेकिन भारत बटा हुआ नहीं है। भारत तो पूरा एक कंट्री है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो ये कहता है इसका क्लोज 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लोज 2, अनुच्छेद 1 का क्लोज 2 ये कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे, ये मैं नहीं है, ये वे है, वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो देखो भारत सरकार ने, हम जानते हैं कि वर्तमान में हम देखें ना, जैसे हम पहला भाग पढ़ रहे हैं, हमारे संविधान के अभी 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जो अनुसूचियां है ना वो किसी न किसी आर्टिकल से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 1 से संबंधित है अनुसूची 1,
पहली अनुसूची है वो अनुच्छेद 1 से संबंधित है। अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, और अनुसूची 1 में भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होने वाले राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में क्या है वर्णन किया हुआ है। यानी अभी वर्तमान में हम देखें तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी डिटेल अनुसूची 1 के अंदर है। तो अनुच्छेद 1 का सेकंड क्लोज यही कह रहा है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताए गए। अनुच्छेद 1 ये कह रहा है कि जो बात पहली अनुसूची में कही हुई है ना, वो ही है हमारे भारत के राज्य और उनके क्षेत्र जो भी है वो सब पहली अनुसूची में आपको बताए गए हैं। अब भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र में आता है राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी सीधा सा समझो कि राज्य आते हैं। पहली अनुसूची में बताए हुए संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो हम क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज आती है, स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या ये सारी चीजें भारत के राज्य क्षेत्र में आती है। क्या क्या आती है वापस देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के सभी राज्य आते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत की सभी यूनियन टेरिटरीज आते हैं। और अगर भारत किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे हिस्से पर कब्जा करता है, उसे जीत लेता है या उसे अपने अंदर मिला लेता है, तो वो क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आएंगे? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे गोवा पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, हमने उसे हमारे अंदर मिलाया। पुडुचेरी हमारा हिस्सा नहीं था, हमने उसे अपने अंदर मिलाया। दमन दीव, गोवा, सिक्किम, ये सब हमारे हिस्से नहीं थे। ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत है, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में वो हिस्से भी आते हैं। जो भारत के राज्य हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जो यूनियन टेरिटरीज है वो भी आएंगे। और अगर किसी क्षेत्र पर भारत अपना अधिकार कर लेता है, भारत उसको जीत लेता है या भारत उसे अर्जित कर लेता है, तो वो राज्य क्षेत्र भी हमारे अंदर आते हैं, हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा संविधान के 7वें संशोधन की, 1956 में जो हुआ। अभी जो हम राज्यों का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, जब हम आजाद हुए तब वैसा स्ट्रक्चर नहीं था। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखो, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अभी हमारे यहाँ पे हमारे भारत में 28 राज्य हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, और ये हो गए स्टेट्स। पहली बात, जब हम आजाद हुए थे तब हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। जब हम आजाद हुए थे तब ये समझो कि भारत आजाद हुआ 1947 में, तब हमारे राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया था, 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। चार श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ठीक है, 47 की बात बता रहा हूं मैं आपको, और 1956 तक ऐसा ही रहा था हमारा भारत का स्ट्रक्चर। ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो सीधे ब्रिटेन के कब्जे में थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, बी श्रेणी में उन्हें रखा गया जो राजा महाराजाओं की रियासतें थी ना, जिसे हम क्या कहते हैं देशी रियासतें। बी श्रेणियों में रखा गया देशी रियासतों को। जैसे अगर मैं बात करूं ए श्रेणी में जो प्रांत थे जो सीधे ब्रिटिशों के हाथ में थे, वो यूपी था, बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, और जिसे हम आज महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया था इसे बॉम्बे कहते थे, मद्रास था, पश्चिम बंगाल था, असम, उड़ीसा, पंजाब, ये सारी चीजें डायरेक्ट अंग्रेजों के कब्जे में थी, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। दूसरा देशी रियासतें होगी, जैसे जोधपुर वगैरह जो भी थी, हैदराबाद थी ना, इनको रखा गया था बी श्रेणी में। सी श्रेणी में किसे रखा गया था? सी श्रेणी में रखा गया था अंग्रेजों के चीफ कमिश्नरी प्रांत को, चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो श्रेणी ए और श्रेणी सी में ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के पास सीधे थे, अंग्रेजों की चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे उस टाइम पे। और मोस्टली जो नाम मिलते हैं आपको, जैसे अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है, दिल्ली है, भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर,
कूच बिहार, कुड़कू, ये सब अंग्रेजों के क्या थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। इनको रखा गया था सी श्रेणी में, और डी श्रेणी में रखा गया था एक तो हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान एंड निकोबार को। और ये कहा गया था कि हम जो भी अर्जित क्षेत्र होगा ना, हमारा अर्जित क्षेत्र जो भी अर्जित करेंगे उसको भी हम किस में रखेंगे, डी श्रेणी में रखेंगे। तो 1947 से जो 1956 तक का स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से आया था। फिर हमारे आजाद होने से पहले ये मांगे उठने लगी थी कि भारत को भाषा के आधार पर बांट देना चाहिए, भाषा के आधार पर भारत का विभाजन होना चाहिए, यानी जो राज्यों को बांटा जाएगा उनको भाषा के आधार पर बांटना चाहिए। जो भाषा, जो समझो कि जो मलयाली बोल रहे हैं उनको केरल कर दो, जो तमिल बोल रहे हैं उनको तमिलनाडु कर दो, जो तेलुगु बोल रहे हैं उनको आंध्र प्रदेश कर दो। तो ये मांगे भारत में उठ रही थी कि हमें भाषा के आधार पे बांट दो, है ना। तो फिर इसके लिए जब हम आजाद हो गए तो इसके लिए मांगे और ज्यादा तेज हो गई कि हमें किसके आधार पे बांटना चाहिए, हमें बांटना चाहिए भाषा के आधार पे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 1948 में एक कमीशन बनाया, धर कमीशन या धर आयोग, धर आयोग बनाया, और उनको कहा कि आप पता करो क्या हम भारत को भाषा के आधार पे बांट सकते हैं। तो इन्होंने कुछ सिफारिशें दी, बेसिकली इन्होंने मना ही किया था कि हमें भारत को भाषा के आधार पे नहीं बांटना चाहिए। तो इन सिफारिशों की जांच करने के लिए एक समिति फिर से बनी, इन सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति बनी, JVP समिति। और ये समिति कब बनी थी हमारी, ये समिति बनी थी दिसंबर 1948 में, ओके, दिसंबर 1948 में। JVP समिति इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों थे। इन लोगों ने पूरे भारत का भ्रमण किया, खूब भारत को घूमा, देखा, जांच की। तो इन्होंने भी ये कहा कि हमें भाषा के आधार पे भारत का विभाजन नहीं करना चाहिए, भाषा को आधार बना के भारत का विभाजन नहीं करना चाहिए। हमें जो विभाजन करना चाहिए वो भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, राज्यों की संपन्नता को देखते हुए भारत का विभाजन करना चाहिए। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, इन्होंने जो सिफारिशें दी उनको स्वीकार भी कर लिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 1953 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश एरिया में हो रहा था आंदोलन, और इसीलिए आंदोलन हो रहा था कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे एक नया राज्य बना देना चाहिए। तो इस आंदोलन के जो नेता थे पोट्टी श्री रामालू, इस आंदोलन के नेता थे पोट्टी श्री रामालू। तो ये कर रहे थे अनशन, यानी भूख हड़ताल कर रहे थे, और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, आंध्र प्रदेश में हिंसा होने लगी, हिंसा बढ़ गई। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया। किस आधार पे, भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य है भारत का। ये सवाल भी कई बार आता है, जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं, कई बार ये बात पूछी गई है। भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बन गया था, 1953। फिर जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे एक राज्य बना दिया गया, तो दूसरे जो राज्य थे अब वो भी हिंसा करने लगे, वो भी आंदोलन करने लगे कि जब आंध्र प्रदेश को बनाया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने फिर से एक आयोग बनाया, और इस बार थोड़ा दमदार आयोग बनाया। आयोग का नाम था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन कर दिया 1953 में, दिसंबर 1953 की ये बात है। अक्टूबर 1953 में क्या बना, आंध्र प्रदेश, हिंसा भड़कने लगी, लोग आंदोलन करने लगे। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग बनाया। इसके भी 3 सदस्य थे, खुद चीफ जस्टिस फजल अली थे, जस्टिस फजल अली जो अध्यक्ष थे इसके। एक थे KM पन्नीकर, एक जो इनके सदस्य थे KM पन्नीकर, और एक तीसरे सदस्य थे हृदय नाथ कुंजरू, HN कुंजरू। ओके, ये 3 सदस्य थे। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी
1955 में। अच्छा खासा इन्होंने रिसर्च की, देखा भारत को, 1955 में रिपोर्ट पेश की और इन्होंने कहा कि भारत को भाषा के आधार में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने जो सिफारिश दी थी, इन्होंने कहा था भारत को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट सकते हैं हम भाषा के आधार पे। ठीक है, तो भाषा के आधार पे अप्रूवल देने वाला कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। तो फिर केंद्र सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 1 नवंबर 1956 को भारत को कितने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। ध्यान रखो, सिफारिश की थी 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की, लेकिन भारत को बांटा गया था 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में। तब से हमारा स्ट्रक्चर ये है कि पहले हम भाषा के आधार पे बटे, फिर धीरे धीरे हमारे जो बड़े स्टेट थे, जैसे सबसे पहले अलग हुआ बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे से सौराष्ट्र वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया 1960 में। फिर हम धीरे धीरे दूसरे राज्य बनने लगे। तो सबसे पहले 14 राज्य बने थे भाषा के आधार पे। तो अगर मैं इनका नाम आपको बताना चाहूँ तो 1953 में आंध्र प्रदेश तो बन ही गया था, है ना। फिर असम, सेकंड हम बात करें, असम था, बिहार, असम, बिहार, बम्बई यानी बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे, और जम्मू कश्मीर, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रांत जिसे हम कहते थे, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य बने। और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से बने थे? 6 यूनियन टेरिटरीज ये आप जान लो, अंडमान एंड निकोबार बना, फिर एक दिल्ली था हमारा, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, और जिसे हम आज लक्षद्वीप कहते हैं ना, लक्षद्वीप, उस वक्त उसका नाम था, मैं आपको बताता हूँ, लक्षद्वीप उस वक्त इसका नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह। फिर मणिपुर को भी हमने किस में रखा था? यूनियन टेरिटरीज में रखा था, बाद में हमने इसको राज्य बना दिया था, मणिपुर और त्रिपुरा। ये हमने 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, 14 राज्य बनाए थे। बाद में चीजें और बेहतर होती गई, हम बढ़ते गए और वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ध्यान रखना 8 इसलिए हैं, पहले 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से क्या कर दिया गया? 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, तो 9 होनी चाहिए थी, लेकिन 9 इसलिए नहीं हुई कि जो दमन व दीव और जो दादरा व नागर हवेली थी उनको 1 कर दिया गया, तो ये फिर से 1 हो गया, तो ये 8 हो गई है ना। 8 के यूनियन टेरिटरीज है और 28 हमारे राज्य हैं। ओके, आगे बढ़, इसी को हम क्या कहते हैं? जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसी को हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो ये बात थी हमारे राज्यों के बारे में जो आपको जाननी चाहिए थी। अब ज्यादा कुछ नहीं है, आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। वही जो पहले अनुच्छेद में लास्ट पॉइंट था ना, अर्जित क्षेत्र। तो अगर जो क्षेत्र भारत का नहीं है और संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी अगर हम कोई क्षेत्र अर्जित करते हैं, कोई क्षेत्र जीत लेते हैं, कोई क्षेत्र हम अपना लेते हैं, उसे अपनी तरफ मिला लेते हैं, तो उसकी स्थापना संसद अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करती है, ऐसे निबंध और शर्तों के अंतर्गत जो वो ठीक समझे। तो जैसे हमने कौन कौन से अपनाया? सिक्किम जो था, जब हम आजाद हुए तो हमारा हिस्सा थोड़ी था, सिक्किम में राजवंश था, लेकिन ऊपर चाइना था, चाइना से डर था, तो सिक्किम ने कहा भाई हमें अपना लो, तो हमने अपना लिया, अर्जित क्षेत्र हो गया हमारा, है ना। ऐसे ही गोवा पे हमने कब्जा किया, मतलब गोवा पहले हमारी बस्ती नहीं थी ना, तो गोवा को हमने अपने अंदर मिलाया, दमन दीव को मिलाया, दादरा नागर हवेली को इसी तरह मिलाया, पुडुचेरी पहले हमारी बस्ती नहीं थी, तो इनको हमारे अंदर जो मिलाया गया वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ऐसे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं थे उनको भारत के हिस्से में शामिल कर लिया गया अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 3 देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण। यानी ये जो भारत का क्षेत्र है ना, भारत के क्षेत्र के अंदर ही समझो कि अभी कितने हैं, ये एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक ये है, ये राज्य है, ये हमारे राज्य हैं, ठीक है ना।
तो अब इन्हीं राज्यों के अंदर जैसे हमने क्या किया था, आंध्र प्रदेश एक था तो आंध्र प्रदेश को हमने 2 कर दिया, इसको तेलंगाना बोल दिया, इसको आंध्र प्रदेश बोल दिया। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये किया जाता है। क्या क्या किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत? नए राज्यों का निर्माण, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या कर दिया था, तेलंगाना कर दिया था। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नामों में हमने बहुत परिवर्तन किए, पहले उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तराखंड किया, पहले सिर्फ दिल्ली हुआ करता था, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया, है ना। ऐसे बहुत सारे नामों को हमने चेंज किया। पहले यूपी जो था वो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसको उत्तर प्रदेश किया। तो ये नाम हमने बहुत नाम भी जो चेंज कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन, वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करते हैं। देखो क्या हो सकता है, संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे आंध्र प्रदेश से किया था, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी जैसे एक ही राज्य से दूसरा राज्य बना दिया तेलंगाना, अब समझो आधा थोड़ा हिस्सा इसका ले लिया, थोड़ा हिस्सा इसका ले लिया, थोड़ा इसका ले लिया और थोड़ा इसका ले लिया, 3-4 राज्य को हिस्सा मिला के एक नया राज्य बना दिया, ये भी कर सकती है। या इस तरह से इन्हीं भारत के ही राज्यों के अंदर से कुछ हिस्सा मिलाकर, अलग करके या मिलाकर नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है। कैसे? कानून बनाकर। फिर दूसरा क्या कहता है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ये सब संसद किसके अंतर्गत करती है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये 3 अनुच्छेद हमने देखे। अनुच्छेद 1 जिसमें हमने देखा कि भारत का नाम क्या होगा, भारत जो राज्यों का संघ होगा वो किस तरह का संघ होगा, अलग नहीं हो सकते हैं राज्य हमसे, है ना। दूसरा, राज्यों के क्षेत्र में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। अनुच्छेद 2 में देखा है कि जो हमारे क्षेत्र नहीं है अगर हम उनको अर्जित करते हैं तो किस तरह से करेंगे, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करेंगे। अनुच्छेद 3 में हमने देखा कि संसद किसी राज्यों को, राज्य क्षेत्रों को अलग करके ये काम कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 3 का एक हिस्सा क्या कहता है, अगर संसद को कोई नया राज्य बनाना हो, कोई नया काम करना हो, यानी उसका नाम चेंज करना हो, उसका एरिया चेंज करना हो, उसका एरिया घटाना हो या बढ़ाना हो, कि उसको एक हिस्से को अलग करके उसके राज्य का नया राज्य का निर्माण करना हो, तो संसद को क्या करना पड़ेगा, इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं लाया जा सकता। क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, जैसे अगर हम देखें, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था ना। तो इसके लिए संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक विधेयक लाना था। ये विधेयक कब लाया जा सकता है? पहली बात तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। और अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो फिर राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के अंदर, राष्ट्रपति कहेगा अपने हिसाब से अवधि तय कर लेगा कि 2 महीने में या 3 महीने में, जब तक भी उस, जैसे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास ये बिल जाएगा और राष्ट्रपति कहेंगे भाई तुम्हारी क्या राय है, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, संसद ऐसा करना चाह रही है, तुम्हारी क्या राय है। तो इस निश्चित अवधि के अंदर जब तक इस विधानसभा की राय नहीं आ जाती राष्ट्रपति के पास, तब तक इसको हम चेंज नहीं कर सकते, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत चेंज नहीं कर सकते। लेकिन विधायिका, अगर एक तो समझ लो कि इस अवधि के अंदर इसकी राय आती ही नहीं है, दूसरा अगर इसकी राय आ भी जाती है, ये विधानसभा कहती है कि नहीं हम नहीं चाहते हमारे जम्मू कश्मीर को आप चेंज करो, हम नहीं चाहते कि हमारे जम्मू कश्मीर को आप यूनियन टेरिटरी बना दो, तो राष्ट्रपति उनकी बात माने या ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर है। बस राष्ट्रपति का ये फर्ज बनता है कि जिस राज्य की हम सीमाएं चेंज कर रहे हैं, जिस राज्य को नया राज्य बना रहे हैं, जिस राज्य से उसका एक भाग अलग कर रहे हैं, उस राज्य को बताया जाए और उनकी राय ली जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि उनकी राय को माना जाए। अगर समझो कि वो विधानसभा चाहती है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन राष्ट्रपति कहता है मेरा फर्ज था आपको बता दिया, आपकी जो भी राय है मैं मानूं या ना मानूं मेरी मर्जी है, फिर ये
चेंजेस तो किए जा सकते हैं ना। तो बस इतनी शर्त है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर और उस राज्य की विधानसभा से राय लेनी जरूरी है, जब तक वो विधेयक नहीं लाया जा सकता। बाकी उनकी राय माने या ना माने ये संसद के ऊपर और राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 4 की तरफ बढ़े। अनुच्छेद 4 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो हमने विधियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, अनुच्छेद 2 में तो जब कोई बाहर का क्षेत्र हम हमारे अंदर लेते हैं वो, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमारे क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं वो, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए, जब हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई प्रावधान करते हैं ना, किसी क्षेत्र को हमारे अंदर मिलाते हैं या हमारे राज्य से कोई दूसरा राज्य बनाते हैं या उसकी सीमा चेंज करते हैं, तो दो चीजों पे फर्क पड़ता है संविधान के अंतर्गत। एक तो अनुसूची 1 पे, जैसे समझो पहले ये एक आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब हमने इसको यहाँ से तेलंगाना कर दिया, तो अब अनुसूची 1 में एक राज्य बढ़ गया ना। पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश के बारे में था, उसका क्षेत्रफल जो भी था समझो XYZ उसका क्षेत्रफल था, अब तेलंगाना भी बना दिया, तो किसमें परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुसूची 1 में, ठीक है। और समझो कि अब ये X वाला हिस्सा इसको मिल गया और आंध्र प्रदेश को यहाँ पे सिर्फ YZ हिस्सा रह गया। तो एक तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है क्योंकि सारे राज्यों के बारे में कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। दूसरा एक अनुसूची 4 है, अनुसूची 4, इसमें क्या है? प्रत्येक राज्य को जो राज्यसभा सीटों का वितरण, विभाजन किया गया है, राज्यसभा की सीटों का वितरण, सीटों का आवंटन इसे हम कहते हैं, आवंटन। तो इसमें भी चेंज होगा। समझो फॉर एग्जांपल पहले इनके पास 10 सीटें थी, आंध्र प्रदेश जब अकेला था तो 10 थी, अब इसका एक हिस्सा हो गया तो बिल्कुल चेंज तो होगा। तेलंगाना को समझो कि 4 सीटें तेलंगाना को देनी पड़े, इसको 6, इसके पास 6 रह जाए, तो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन था उसमें भी परिवर्तन हो गया ना। तो चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, चौथी अनुसूची में भी क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। तो अब एक हिसाब से हम देखें तो ये तो संविधान के अंदर संशोधन हो गया ना, लेकिन अनुच्छेद 4 ये कहता है, और संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 ये कहता है अगर आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई प्रावधान करते हो जिससे क्या फर्क पड़ेगा? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होता है उसे हम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, संविधान संशोधन उसको नहीं माना जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं माना जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा इससे? इससे देखो फर्क ये पड़ेगा, जो संविधान संशोधन होता है ना उसके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये बहुमत में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, विशेष बहुमत है ना। और जो साधारण विधेयक होता है ना, साधारण विधेयक, जो साधारण कानून होता है उसे साधारण बहुमत की जरूरत होती है। तो संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर हम इसको संविधान संशोधन मानेंगे तो हमें विशेष बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन अगर हम इसे साधारण विधेयक मानते हैं जो कि अनुच्छेद 4 कहता है कि इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी ये जो विधेयक लाया जाएगा वो साधारण विधेयक होगा और साधारण बहुमत से वो पारित हो जाएगा। साधारण बहुमत क्या होता है? सदन में उपस्थित सदस्यों की, सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1, यानी 50% से एक सीट ज्यादा हो। विशेष बहुमत क्या होता है? एक तो सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या का 50% प्लस 1 हो, और एक तो कंडीशन ये है, विशेष बहुमत की बात बता रहा हूं मैं आपको, और सेकंड उपस्थित सदस्यों का 2/3 है ना। तो ये है हमारे विशेष बहुमत। तो इसको विशेष बहुमत के अंतर्गत नहीं रखा जाता,
इसे साधारण बहुमत के अंतर्गत पारित किया जा सकता है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। ये था हमारा आज का भाग 1 पे डिस्कशन। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता, क्या सजेशंस हैं, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो सीरीज है वो सिर्फ एस्पायरेंट्स के लिए नहीं है। एस्पायरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें क्लियर होती है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप सबको इसके बारे में पता हो। हमारी ये कोशिश है आप सब हमारे संविधान को जान सके। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कोविड-19 का दौर है, जितना हो सके घरों पर रहें। बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।